हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स में जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो, आय के 4 शीर्षक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनिशियली जब हमने आयकर को समझना शुरू किया था तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी करदाता की सकल कुल आय की गणना करते समय आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तरह की आय को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। तो पहले 4 शीर्षक हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो आप कभी भी मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज हम जो शीर्षक शुरू करने जा रहे हैं, अन्य साधनों से आय, यह आय का 5वां शीर्षक व अंतिम शीर्षक है। तो देखिए, कोई भी ऐसी कर योग्य आय जो आय के प्रथम 4 शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में शामिल नहीं की जा सके तो उसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। देखो, यदि कोई वेतनभोगी कर्मचारी है, कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध है, प्रथम शीर्षक में आएगा। मकान संपत्ति को किराया देने से आय होती है, द्वितीय शीर्षक में आएगा। बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, इस तरह की किसी क्रिया से कोई आय होती है तो आय के तीसरे शीर्षक में आएगा। किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से यदि कोई लाभ उत्पन्न हुआ है तो पूंजी लाभ शीर्षक में आएगा। इसके अलावा भी यदि कोई आय है जो कि पहले 4 शीर्षक में नहीं आ सकती तो आज जो हम शीर्षक शुरू कर रहे हैं, अन्य साधनों से आय, उस शीर्षक में उस आय को सम्मिलित किया जाएगा। अब सबके दिमाग में एक बात बहुत स्वाभाविक रूप से आती है कि ऐसी कौन सी आय है जो अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाएगी। तो देखिए, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य प्रमुख आयों में लाभांश, लॉटरी, वर्ग पहेली, गुड़दौड़, जुआ, शर्त की आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज, अन्य ब्याज, मशीन, प्लांट व फर्नीचर आदि को किराए पर देने से या उठाने से आय, बीमा एजेंसी की आय, मानी गई आय जिसको हम क्लबिंग इनकम या डीम्ड इनकम कहते हैं, संसद एवं विधानसभा सदस्यों का वेतन, एमएलए और एमपीज़ की जो सैलरी है वो भी अदर सोर्सेज में आती है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि उन्हें वेतन तो मिलता है परंतु कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध का भाव होता है, अतः उनका वेतन इस शीर्षक में शामिल किया जाता है। भूमि का किराया जो किसी भी मकान से जुड़ी हुई न हो, पारिवारिक पेंशन की प्रमाणित कटौती के बाद आय, क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज आदि। देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं अन्य साधनों से आय के। बाकी तो इसमें आप बीमा एजेंट का कमीशन, संचालकों की फीस व कमीशन, यूटीआई से अभिकर्ता को कमीशन, लॉटरी टिकट बेचने वाले अभिकर्ता को कमीशन, या इसी तरीके से परीक्षा के दौरान निरीक्षण कार्य, इन्विजिलेशन का जो कार्य किया जाता है उसकी आय, या किसी भी टीचर के लिए या अध्यापक के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की आय, अखबारों व पत्र पत्रिकाओं में जो लेख भेजे जाते हैं उनसे होने वाली आय, ट्यूशन पढ़ाने की आय, ईंटों का भट्टा बनाने के लिए यदि किसी तरह की कोई ज़मीन से आय हुई है, मेले नुमाइश आदि लगाने के लिए यदि ज़मीन दी गई है तो उससे आय है ना। किराए पर ली गई मकान संपत्ति को उप किराएदार को अगर दिया गया है, उप किराएदारी की जो आय है वो भी अदर सोर्सेज में ही शामिल की जाती है। इसी तरीके से नियोक्ता को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त किसी भी तरह की कोई वार्षिकी, जिसमें वसीयत के अंतर्गत मिली हुई वार्षिकी को भी शामिल किया जाता है, तो वो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाती है। विदेशी कृषि भूमि की जो आय है वो भी अन्य साधनों से आय में ही कर योग्य होती है। इसी तरीके से अस्पष्ट साधनों की आय है उसे भी अन्य साधनों से आय में शामिल किया जाता है। सभी प्रकार की आकस्मिक आय जो मैंने अभी आपको बताई वो इसमें शामिल की जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नटशेल में हम ये समझ सकते हैं कि वो कोई भी आय जो करदाता को हुई लेकिन आय के प्रथम 4 शीर्षकों में अगर वो नहीं आई है तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाएगी। अब आता है अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर मुक्त आय। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किन किन आयों को कर मुक्त रखा गया है।
पहला हम इसमें देखेंगे, सार्वजनिक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई राशि यदि जमा है तो उस पर ब्याज की राशि कर मुक्त होगी। इसी तरह डाकघर में मान लीजिए बचत खाते राशि में कोई राशि जमा है बचत खाते में, तो कर निर्धारण वर्ष 2012-13 तक वो केवल 3500 रुपये थी तथा संयुक्त खाते में वो 7000 रुपये तक की जो राशि है वो कर मुक्त की गई है। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस की 10 ईयर और 15 ईयर की जो क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट है, जिसको हम CTD अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसमें जमा धन पर ब्याज और बोनस कर मुक्त है। डाकघर की जो सेविंग अकाउंट में जो PF खोला जाता है उसमें 5000 रुपये तक का जो ब्याज है वो कर मुक्त है। जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मान लीजिए अवधि पूरी होने पर या मेच्योरिटी पर कोई राशि प्राप्त होती है तो वो बोनस सहित कर मुक्त है। केंद्रीय सरकार के 15 वर्षीय जो एन्युटी सर्टिफिकेट्स हैं उनका मासिक भुगतान कर मुक्त है। किसी भी तरह की शिक्षा के लिए यदि स्वीकृत छात्रवृत्तियां हैं तो वो कर मुक्त है। विधानसभा सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो है वो भी कर मुक्त है। किसी भी मतलब निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के अलावा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोई वीरता पुरस्कार अगर मिलता है तो वो कर मुक्त है। शिक्षा के व्ययों की पूर्ति के लिए जैसे मैंने आपको बताया छात्रवृत्तियां कर मुक्त है। इसी तरीके से कुछ ब्याज भी कर मुक्त है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में यदि हम देखते हैं तो 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, पूंजी विनियोग बॉन्ड्स पर जो ब्याज है वो केवल HUF और इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, कर मुक्त होता है। इसी तरीके से 10% रिलीफ बॉन्ड्स, राहत बॉन्ड्स का जो ब्याज है वो भी इंडिविजुअल और HUF के लिए कर मुक्त होता है। इसी तरीके से गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण जमा बॉन्ड का ब्याज कर मुक्त होता है। स्थानीय सत्ता या राज्य पोषित वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए गए अधिसूचित बॉन्डों पर ब्याज जो है वो भी कर मुक्त होता है। इसी तरीके से कुछ सरकारी उपक्रमों की जो है करमुक्त प्रतिभूतियां हैं उन्हें बिल्कुल करमुक्त रखा गया है। उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9% एवं 10% बॉन्ड्स जो हैं वो करमुक्त रखे गए हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 9% एवं 10% बॉन्ड्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9% एवं 10% बॉन्ड्स, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9% बॉन्ड्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के 10% बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9% और 10.5% बॉन्ड्स, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9% एवं 10% बॉन्ड्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको हुडको के नाम से हम जानते हैं कि 9% और 10.5% बॉन्ड्स। तो इनके अलावा भी अनेक कंपनियों के बॉन्ड्स को सरकार ने करमुक्त किया है। तो जिन्हें करमुक्त घोषित कर दिया गया है उनकी ब्याज राशि को हम इस शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए घरेलू कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड और उनके जो बोनस है उन्हें भी करमुक्त रखा गया है। धारा 2 की उपधारा 22 के अंतर्गत जो माना गया लाभांश है उसे भी करमुक्त रखा गया है। इसी तरीके से विशिष्ट कंपनी को मिली यूनिट्स के संबंध में कोई ब्याज राशि वो भी करमुक्त की गई है। तो यहाँ जो हमने इन प्रतिभूतियों को या ये जो उपरोक्त हमने आय डिस्कस की है वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में करमुक्त मानी गई है। तो अब हम अन्य साधनों से आय शीर्षक के बारे में नटशेल में ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी आय जो प्रथम 4 शीर्षक में कर योग्य नहीं है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। तो ये जो अभी हमने जिस बिंदु को डिस्कस किया है कि अन्य साधनों से आय में इन आयों को करमुक्त रखा गया है, हमें ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि ये आय पहले 4 शीर्षक में तो नहीं आएगी परंतु अन्य साधनों से आय में भी इन्हें करमुक्त रखा गया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली कटौतियों के बारे में तथा जो इस शीर्षक की कर योग्य आय हैं उन्हें किस तरीके से हम आय में के विवरण में शामिल करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।